सो ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑरस्टेड की डिस्कवरी, बायट-सावर्ट लॉ, स्पेशल थंब रूल्स, एप्लीकेशन ऑफ बायट-सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, सोलेनोइड, टॉरॉइड, इन सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो क्या होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, उसका क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, एटॉमिक मैग्नेटिज्म क्या होता है, जियो मैग्नेटिज्म, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, उसकी एप्लीकेशन देखेंगे, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, न्यूट्रल पॉइंट को हम समझेंगे, हम बात करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स की और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। सो ये वो साइंटिस्ट हैं जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है, ऑरस्टेड, एम्पियर, the branch of physics which deals with the magnetism due to electric current or moving charge, that is electric current is equivalent to the charges or electrons in motion, ऐसा हम कह सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक रीजन है, क्षेत्र ऑफ स्पेस, स्पेस में एक रीजन नियर ए मैग्नेट, मैग्नेट के आसपास का वह क्षेत्र, या इलेक्ट्रिक करंट के आसपास का वह क्षेत्र, या मूविंग चार्ज पार्टिकल के आसपास का वह क्षेत्र। यानी मैग्नेटिक फील्ड किस किस वजह से हो सकता है, मैग्नेट की वजह से हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो सकता है, मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से हो सकता है, जहां पर उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स एक्सपीरियंस किए जा सके। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई दूसरा मैग्नेट अगर वहां पास में लेकर आते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, या तो अट्रैक्शन का या तो रिपल्शन का। दूसरा मैग्नेट भी ला सकते हैं, दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर ला सकते हैं, या मूविंग चार्ज पार्टिकल ला सकते हैं, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड के और भी नाम हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के बाकी नाम भी हमको पता होने चाहिए, वो कौन कौन से नाम हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इसको कह सकते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं। तो इसकी सिमेट्री अगर मैं मैच कराऊं इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह से, तो वो जो सिमेट्री है वो कुछ इस तरह से मैच होगी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दिखाते हैं वेक्टर ई से, मैग्नेटिक फील्ड को हम दिखा रहे हैं वेक्टर बी से। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से होता है, मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज की वजह से होता है। वो मूविंग चार्ज किसी कंडक्टर में हो सकता है, किसी लूप में घूम सकता है मूविंग चार्ज, और किसी मैग्नेट की वजह से हो सकता है जो कि परमानेंट मैग्नेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक रीजन है स्पेस में। तो इसके जो नाम हो सकते हैं उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, शायद फ्लक्स की बात हमने पहले की थी एक बार, मैंने लिंक करके बताया था ल्यूमिनस फ्लक्स के साथ। इलेक्ट्रिक इंडक्शन कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं, इस पर क्वेश्चन मार्क है। जब तुम और आगे पढ़ लोगे तब डिसाइड करना, कैन वी कॉल इट इलेक्ट्रिक इंडक्शन और नॉट, इस पे अभी सवालिया चिन्ह लगा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं बी, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला इसकी यूनिट इसमें से नापते हैं, यहां फिर हम इसको कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। पूरी सिमेट्री है। या फिर इसको हम कह सकते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, इस पे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, मैग्नेटिक इंडक्शन हम कहते ही हैं।
वेक्टर बी को। और सिमेट्री में जाएं तो हम ग्रेविटेशन को शामिल कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फ्लक्स डेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल इंडक्शन, पूरी सिमेट्री है यहाँ। ऐसा यूनिट, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स को वेबर में नापते हैं, तो फ्लक्स की डेंसिटी अगर हम नापना चाहते हैं तो पर यूनिट एरिया नापा जाएगा। एरिया को मीटर स्क्वायर में नापते हैं, इसलिए यूनिट बन जाती है वेबर पर मीटर स्क्वायर फ्लक्स डेंसिटी बोलने पर। और सिंपली मैग्नेटिक फील्ड अगर बोलते हैं हम तो टेस्ला में उसको नापते हैं, टेस्ला को दिखाते हैं कैपिटल टी से। ये तो ऐसा यूनिट है। सीजीएस यूनिट में जाएंगे, सीजीएस सिस्टम में। आर यू फैमिलियर विद एसआई एंड सीजीएस और नॉट? जानते हो नहीं जानते हो? बोलो, माइक ऑन करके बोलो। कहाँ गए भाई? तुमसे पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं आ रहा तुम्हारा। एसआई और सीजीएस इसके बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो? एमकेएस, एसआई, एसआई सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स का सिस्टम सुना है, नहीं जानते हो? क्या बताओ इसके बारे में। जानते हो? ओके। तो जो एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, वो है टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। और जो सीजीएस यूनिट है वो है गाउस, जिसको हम कैपिटल जी से दिखाते हैं। और इनमें जो रिलेशन है, टेस्ला बड़ा होता है, एक टेस्ला में होते हैं 10⁴ गाउस। ये रिलेशन है जो हमारे काम का है। एक और यूनिट होती है और स्ट्रेड, उसको अलग सेंस में हम यूज करते हैं। क्या तुम समझते हो डायमेंशंस किसको कहते हैं? क्या होती है डायमेंशंस? ओके, डायमेंशंस आर बेसिकली जैसे 1D 2D 3D, तो डायरेक्शंस को हम डायमेंशंस कह सकते हैं। पर डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी जब हम बात करते हैं, इट इज समवॉट डिफरेंट, ये कुछ अलग होती है, जो 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाता है, फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया जाता है मेजरमेंट में। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं टेस्ला को बिल्कुल बेसिक यूनिट में कन्वर्ट कर दूं, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर वगैरह वगैरह, और तब मैं उसको एक्सप्रेस करूं जैसे एम मास को रिप्रेजेंट करता है, टी टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ए एम्पियर को रिप्रेजेंट करता है, तो पावर्स की फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके जब हम इसको फॉर्मूले की तरह दिखाते हैं, उसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, और इनको बोलते हैं डायमेंशंस। तो अभी मैं जस्ट इंट्रोड्यूस करके छोड़ रहा हूँ, डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको बाद। ऑरस्टेड ने क्या खोज की? ऑफ ए बायट और सावर्ट ने क्या लॉ दिया? ऑरस्टेड की खोज थी, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय ऑरस्टेड। 1820 में उसने पता लगाया, showed that the electric current through the conducting wire deflects the magnetic needle held near the wire। ये अगर कोई मैग्नेटिक निडल है, SN, नॉर्थ और साउथ पोल है, और ये है वायर जो करंट कैरी कर रहा है। अभी तो सिंपल वायर है, तो ये नॉर्थ इंडिकेट करेगी। नीचे वाले डायग्राम में अगर जाते हैं तो इसमें हमने वायर के साथ बैटरी को जोड़ दिया, सेल को जोड़ दिया, तो करंट इसमें फ्लो हो रही है। करंट फ्लो होने की वजह से ये निडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी, नॉर्थ साउथ इंडिकेट करने की बजाय दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, बिकॉज इस वायर की वजह से इसके आसपास का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। When the direction of current in conductor is reversed, then deflection of magnetic needle is also reversed। इसमें करंट की डायरेक्शन बैटरी को उल्टा करके रिवर्स करेंगे तो उसका डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा।
On increasing the current in conductor or bringing the needle closer to the conductor, जो डिफ्लेक्शन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है या पास में आने से भी बढ़ता है. Oersted discovered a magnetic field around a conductor carrying electric current. Other related facts are as follows. 3 पॉइंट में और डिटेल बता दी गई है. मैग्नेट एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, while an electric charge at rest produces an electric field around it. यानी अगर चार्ज चल नहीं रहा है, रेस्ट पर है, तो वो कंपास निडल को या मैग्नेटिक निडल को अफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कोई मैग्नेटिक फील्ड वहां एग्जिस्ट नहीं करता. A current carrying conductor has a magnetic field and not an electric field around it. पर कोई कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है तो पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर करते हैं उतने इलेक्ट्रॉन उसमें से लेफ्ट करते हैं, बाहर निकलते हैं. ओवरऑल वो कंडक्टर न्यूट्रल होता है, नेट चार्ज उस पर जीरो होता है. नेट चार्ज जीरो होने से उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, जबकि मैग्नेटिक फील्ड होता है. On the other hand, a charge moving with a uniform velocity has an electric as well as a magnetic field around it. इसको कंसेप्ट की तरह तुम्हें समझना है कि हम जानते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें भी चार्ज मूव कर रहा है, और हम जब बात कर रहे हैं ए चार्ज मूविंग यानी अकेला एक चार्ज मूव कर रहा है, वहां पर भी चार्ज मूव कर रहा है. पर अकेला जब एक चार्ज मूव कर रहा है तो उसकी वजह से जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड पर चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है उसके आसपास. जबकि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर है तो उसके आसपास सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. कैन यू एक्सप्लेन दिस फैक्ट? क्या समझा सकते हो क्या कहना चाह रहे हैं? तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या समझा सकते हो? कैन यू एक्सप्लेन? ऐसा कैसे है? पॉइंट बी क्या हो गया? तो कनेक्शन बार बार कैसे जा रहा है? नेट तो स्टेबल करो तुम अपना. किससे कनेक्शन ले रखा तुमने? मोबाइल से जोड़ रखा है? भाई इंटरनेट कौन सा वाला है तुम्हारे पास? तो वो तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी बीएसएनएल राउटर से ही इसको एयर कर रहा हूँ. तो टेक चेक करो, यानी टेक्नोलॉजी चेक करो कहाँ समस्या आ रही है और उसको रिजॉल्व करो प्रॉब्लम को, नहीं तो परेशानी होगी. तो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ करंट कैरिंग कंडक्टर में खाली वही चार्ज नहीं है जो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं, पर वहां पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं जो रेस्ट पर हैं. और यही कारण है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया. पॉजिटिव की वजह से फील्ड बाहर की तरफ लाइंस जाएंगी, नेगेटिव की वजह से अंदर आएंगी. नेट चार्ज जीरो होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट जीरो हो गया अगर वो करंट कैरिंग कंडक्टर है. जबकि अगर एक सिंगल चार्ज है वो मूव कर रहा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा. तीसरा पॉइंट, ऑल ऑसिलेटिंग और एन एक्सेलरेटेड चार्ज जो अपनी जगह रहकर ही ऑसिलेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, और एन एक्सेलरेटेड चार्ज जो भाग रहा है, दौड़ रहा है चार्ज, प्रोड्यूसेस EM waves. EM stands for electromagnetic. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जनरेट कर देता है, आल्सो इन एडिशन टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. यानी भागता दौड़ता एक्सेलरेट होता हुआ कूदता फांदता ऑसिलेट होता हुआ चार्ज ना केवल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, साथ साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी रेडिएट करता है. तो रेडियो वेव्स जनरेट होने का मेन रीजन यही होता है. रेडियो कम्युनिकेशन इसी पर बेस्ड है, टेलीविजन कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन सब इसी पर बेस्ड है, सब कुछ एक्सेलरेटेड चार्ज पर बेस्ड है.
फिर कुछ टर्मिनोलॉजी हमारे काम आएगी, वो हम समझ लेते हैं। करंट एलिमेंट वो क्या है? अगर ये तार है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा अगर मैं कंसीडर करूं, वेरी स्मॉल एलिमेंट ए बी, जिसकी लेंथ है डीएल। इज इट विजिबल टू यू? क्या दिखाई दे रहा है? डीएल लेंथ का ये जो थिन कंडक्टर अगर कंसीडर करें टुकड़ा, उसको बोलेंगे करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम जानते हैं करंट स्केलर है और एलिमेंट अपने आप में इंडिविजुअली स्केलर है। एलिमेंट इज स्केलर, करंट इज आल्सो स्केलर, बट करंट एलिमेंट इज वेक्टर, और उसकी डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट, यानी आई इंटू डीएल, हैविंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। आई डीएल से उसको हम दिखाते हैं। बायर्ड सावर्ट्स लॉ। और स्टेट ने सिर्फ इतना बताया कि मैग्नेटिक फील्ड होता है और डायरेक्शन रिवर्स करने पर, करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। उससे आगे की बात, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो बताया बायर्ट और सावर्ट ने। दो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे ये। विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, थियोरेटिकल प्रूफ नहीं हमारे पास, एक्सपेरिमेंटली बताया बायर्ट और सावर्ट ने, arrived at a mathematical expression that gives the magnetic field at some point in space in terms of the current that produces the field। तो अगर इसमें करंट आई जा रही है, इसकी वजह से किसी पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसको हमने डीबी से दिखाया। डीबी का मतलब है छोटा मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। क्यों स्मॉल? क्योंकि एलिमेंट जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है आइडियल, वो भी स्मॉल है। तो स्मॉल एलिमेंट की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी। पॉइंट पी पर जो होगा एसोसिएटेड विद ए लेंथ एलिमेंट डीएल ऑफ ए वायर कैरिंग स्टेडी करंट आई, वो कितना होगा? प्रोपोर्शनल होगा करंट के, प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, डीबी प्रोपोर्शनल डीएल। और ये प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल थीटा, जो कि उस एलिमेंट की डायरेक्शन और पॉइंट पी को जोड़ने वाली लाइन, एलिमेंट से जोड़ने वाली लाइन के बीच बन रहा है। और ये प्रोपोर्शनल होगा इनवर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, यानी डीबी प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। आर जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम। इन सारे फैक्टर्स को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो हम डीबी प्रोपोर्शनल आइडियल sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं कहीं पर भी तो एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट यहाँ पर है म्यू 0 अपॉन 4 पाई, जिसकी वैल्यू 10 की पावर माइनस 7 होती है और यूनिट होती है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू 0 को बोलते हैं परमेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस। तो अब मैं ये सारे फैक्टर्स तुम्हें समझा देता हूँ डिटेल में दोबारा से। बायर्ट सावर्ट ने एक्सपेरिमेंटली क्या बताया कि अगर ये बना सकते हो तुम साइमल्टेनियसली, कॉपी में नोट करोगे। ये कोई कंडक्टर है, सीधा नहीं है, घुमा हुआ, जो कि करंट कैरी कर रहा है आई। अगर मैं इसका स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करता हूं, एलिमेंट सी डी, सपोज इसका नाम मैंने रखा सी डी, जिस एलिमेंट की लंबाई है डीएल, तो मैंने क्लियर किया कि डीएल स्केलर है और करंट आई भी स्केलर है, पर आई और डीएल का प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं करंट एलिमेंट, मैंने एरो लगा दिया। नाउ करंट एलिमेंट आईडीएल इज वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। इस पे हम वेक्टर लगा सकते हैं डीएल पर। सो आईडीएल इज वेक्टर। इसकी वजह से अगर किसी पॉइंट पी पर हम मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहते हैं, हियर इज पॉइंट पी जहां हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, तो एक्सपेरिमेंटली ये काम किया बायर्ट और सावर्ट ने। अगर पी की डिस्टेंस है स्मॉल आर फ्रॉम दिस एलिमेंट, और ये जो लाइन है स्मॉल आर जो मैंने दिखाया काली वाली लाइन, ये एंगल बना रही है एलिमेंट के साथ, एंगल थीटा। तो पॉइंट पी पर जो स्मॉल मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का डीबी, और डायरेक्शन भी एसोसिएट करेंगे तो वेक्टर बना सकता हूं, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूं मैं। हम क्या करते हैं, शुरू में स्केलर फॉर्म में डील करते हैं जिससे काम आसान होता है, समझ में आ जाता है, फिर लास्ट में उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बायर्ट और सावर्ट ने बताया कि ये जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी,
ये प्रोपोर्शनल होगा करंट एलिमेंट के, यानी आई और डीएल में से कोई भी चीज बढ़ती है, आई या डीएल, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। बार्ट और सावर्ट ने यह भी बताया कि ये डीबी प्रोपोर्शनल होता है साइन ऑफ एंगल थीटा, जो कि थीटा क्या है यहाँ पे रेफरेंस साइड में हम लिख सकते हैं, थीटा वो एंगल है, थीटा इज द एंगल। कौन सा एंगल? विच, ये विच का शॉर्ट फॉर्म है, सी अंडरलाइन। विद का बताया था सी बार, विच का सी अंडरलाइन। थीटा इज द एंगल विच एलिमेंट्स सॉरी एलिमेंट मेक्स, बना रहा है, विद, ये विद का शॉर्ट फॉर्म, विद द डायरेक्शन ऑफ, या डायरेक्शन को रहने देते हैं, विद द लाइन, जो कि जोड़ रही है, विद द लाइन ज्वाइनिंग इट विद पॉइंट पी। तो पॉइंट पी के साथ जो लाइन इसको जोड़ रही है, उसके और एलिमेंट के बीच का एंगल है थीटा। आल्सो, इसके अलावा एक्सपेरिमेंटली बार्ट और सावर्ट ने पता लगाया डीबी प्रोपोर्शनल 1/r²। अगर ये डिस्टेंस आर है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अगर मैं इन तीनों फैक्ट्स को कंबाइन कर दूं, कंबाइनिंग ऐसे लिखा जाता है, कंबाइन करके मैं लिख सकता हूं डीबी प्रोपोर्शनल है आई डीएल साइन थीटा अपॉन r² के। और जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं कहीं से, तो वहां एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस, ये दो मास बॉडीज हैं जिनके मासेस हैं m1 एंड m2। तो वहां पर हमने कैसे लिखा था, F प्रोपोर्शनल m1 m2, मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल। अगर इनके बीच की डिस्टेंस थी स्मॉल r, तो हमने लिखा था F प्रोपोर्शनल 1/r²। फिर इन दोनों फैक्ट्स को हमने कंबाइन करके लिखा था F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r²। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हमने हटाया तो यहाँ एक कांस्टेंट लगाया था कैपिटल G, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये बनता है G m1 m2 अपॉन r²। सिमिलरली यहां जब मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं तो मैं लिखूंगा dB इक्वल टू म्यू 0। एक तो ये सिंबल बनाना सीखना है तुमको, ये है म्यू, जिससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी दिखाते हैं। जब ये फिजिकल क्वांटिटी हम एयर या वैक्यूम के लिए लेते हैं तो उसमें सबस्क्रिप्ट में लगाते हैं 0। 0 स्टैंड्स फॉर दिस क्वांटिटी इज फॉर वैक्यूम और एयर, अपॉन 4 पाई टाइम्स, ये कांस्टेंट है। हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं dB इक्वल टू, ये और का सिंबल है, कैपिटल के सबस्क्रिप्ट m, के m रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक कांस्टेंट को, टाइम्स आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। और ये जो km है वास्तव में यही म्यू 0 अपॉन 4 पाई है। तो कांस्टेंट km की जगह ही मैंने लिखा है म्यू 0 अपॉन 4 पाई टाइम्स आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। तो अब हमें ये समझना होगा यहाँ पे म्यू 0 होता क्या है। km तो हम जानते हैं हियर, कैपिटल के सबस्क्रिप्ट m, जो किसके बराबर है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई के बराबर है। इसकी यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करता हूं के एम की टर्म्स में,
तो मैं इसको क्या लिखूंगा, km इक्वल टू dB ऊपर सामने था इंटू आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई होगा, नीचे जाएगा आइडियल साइन थीटा। ये अब तुम सीख रहे हो यूनिट कैसे बनाते हैं। तो आर यू देयर, समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूं मैं। तो देखो यूनिट कैसे बनाते हैं। डीबी की यूनिट क्या है, डीबी क्या है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को किस में नापते हैं, टेस्ला में, तो उसकी जगह लिखा मैंने टेस्ला, कैपिटल टी। आर इज द डिस्टेंस, मीटर में नापते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, हाइफन लगाते छोटा सा जब भी दो यूनिट मल्टीप्लाई होती है, इनटू मीटर स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है, करंट आई, आई को नापते हैं एम्पियर में, फिर है डीएल, डीएल को नापेंगे मीटर में, फिर है साइन थीटा। साइन थीटा यूनिटलेस डायमेंशनलेस है, यानी साइन थीटा बेसिकली एक एंगल है और ये रेशियो है, ऐसा कह सकते हैं हम। तो साइन थीटा होता है, तुम जानते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर को भी मीटर में नापेंगे, हाइपोटेनियस को भी मीटर में नापेंगे, मीटर अपॉन मीटर कट जाएगा, यानी साइन थीटा यूनिटलेस है, तो उसकी यूनिट कोई नहीं आएगी। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कैंसिलेशन हो गया, 1 मीटर इससे कट गया एक पावर से, तो यूनिट क्या बनी, बचा टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये बना। इसको हम एक और नाम से जानते हैं जो हम आगे सीखेंगे पढ़ेंगे, इसको हम हेनरी पर मीटर भी कह सकते हैं। हेनरी क्या होता है वो आगे सीखेंगे, हेनरी इज अनदर यूनिट, हेनरी पर मीटर भी कह सकते हैं। इस कॉल्ड, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इस कॉल्ड मैग्नेटिक कांस्टेंट, मैग्नेटिक कांस्टेंट। तो अब अगर सिमेट्री में हम बाकी भी डिस्कस करना चाहें तो वो डिस्कस कर सकते हैं, जैसे अभी अभी मैंने यहां पर तुमको ग्रेविटेशनल फोर्स लिखकर बताया, ये लिखकर बताया। अगर मैं इसकी सिमेट्री में चलूं, देयर आर टू चार्जेस, वन इज q1, अनदर इज q2, डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर कि पॉजिटिव हैं दोनों, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, या दोनों नेगेटिव हैं। अगर लाइक चार्जेस होंगे, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो वो जो फोर्स होगा इनके बीच, वो फोर्स मैग्नीट्यूड में प्रोपोर्शनल होगा चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। सो एफ इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2। अगर ये डिस्टेंस दोनों के बीच की r है, तो ये फोर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, f प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r स्क्वायर। तो जब मैं इन दोनों फैक्ट्स को कंबाइन करूंगा तो मैं लिखूंगा कंबाइन करके f प्रोपोर्शनल q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तुम देख सकते हो एग्जैक्टली सेम स्टेप्स चल रही हैं, परफेक्ट सिमेट्री में चल रहा है सब कुछ। तो अगली स्टेप क्या आने वाली है, अगली स्टेप आएगी, प्रोपोर्शनल का साइन मैंने हटाया, कांस्टेंट में इंट्रोड्यूस करता हूं यहां पर, एंड इट इज स्मॉल के, छोटा के, इसे दिखाते हैं इसको q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो छोटा k आया यहां पर, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो वही मैं तुम्हें बताने जा रहा था, स्मॉल k को हम कहते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये एक नया कांस्टेंट आगे देखो, ये सिंबल एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, और सबस्क्रिप्ट में 0 लगाया मतलब इसकी वैल्यू वैक्यूम या एयर के लिए, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। वैक्यूम या एयर के रेफरेंस में जब बात करते हैं तो नीचे लगाते हैं 0। तो सिमेट्री देखो, स्मॉल के होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9। जो यूनिट निकालने का तरीका अभी अभी तुमको सिखाया, उससे अगर तुम यूनिट निकालोगे इस के की,
तो रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हमें पहले इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना होगा इन टर्म्स ऑफ के। तो अगर मैं के एक्स टर्म्स में लिखना चाहूं तो के को मैं एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में रखते हुए बाकी सब क्वांटिटीज को दूसरी साइड ले जाता हूं। आर स्क्वायर एफ के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा एफ इंटू आर स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आ जाएगा Q1 एंड Q2। अब मैं जब इनकी यूनिट्स लिखता हूं तो फोर्स को नापते हैं हम न्यूटन में, डिस्टेंस को नाप रहे हैं मीटर, तो स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और नीचे आ रहा है Q1 Q2। चार्ज को नापते हैं कूलम में, कूलम इंटू कूलम इज कूलम स्क्वायर। तो यहां से इसकी यूनिट बन गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। पर ये मीडियम डिपेंडेंट है, यानी पानी के लिए अलग होगा, हवा के लिए अलग होगा, कांच के लिए अलग होगा। तो ये वैल्यू जो अभी देख रहे हैं हम 9 इंटू 10⁹, ये है फॉर वैक्यूम और एयर। वैक्यूम या एयर के लिए वैल्यू वैलिड है। अगर मैं बात करता हूं कैपिटल के सबस्क्रिप्ट एम की, अच्छा इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, इसका नाम भी लिख देता हूं मैं, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। सिमेट्री में कैपिटल के सबस्क्रिप्ट एम इट इज म्यू 0 अपॉन 4 पाई। मिलता जुलता ही है, इसमें भी 4 पाई, इसमें भी 4 पाई डिनोमिनेटर में। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। यूनिट अभी निकाल के बताई थी, हेनरी पर मीटर लिखो या फिर लिखो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, बोथ आर ओके। टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये भी किसके लिए है, फॉर वैक्यूम और एयर। तो जब ऊपर वाली चीज नीचे लिखनी होती है तो हम या तो डू लिखते हैं या ऐसे दो लाइन खींच देते हैं। इसका मतलब जैसे ऊपर था वैसे ही नीचे। और इसका नाम है मैग्नेटिक कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक कांस्टेंट। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट देख लिया, मैग्नेटिक कांस्टेंट देख लिया। इसी सिमेट्री में क्या तुम में से कोई बता सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट किसको कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट, आर यू अवेयर ऑफ दैट? हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे रेडियो वेव्स, चाहे वो मोबाइल की हो चाहे टीवी की हो या लाइट है, सब वैक्यूम या एयर में सेम स्पीड से चलती हैं, एंड दैट स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल स्मॉल सी। और देखा जाए तो इसकी वैल्यू होती है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ, अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, 1/√ऑफ म्यू 0 एप्सिलॉन 0। ये यही दोनों म्यू 0 एप्सिलॉन 0 हैं। और जब इनकी वैल्यू रख के कैलकुलेट करते हैं, इट कम्स टू बी 3 इंटू 10⁸ जिससे तुम फैमिलियर हो। यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, मींस स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट। सो दैट्स हाउ ऑल दीज थिंग्स आर लिंक्ड विद ईच अदर। तो हमें समझना है ये म्यू 0 क्या है, एप्सिलॉन 0 है क्या एक्चुअल में। तो स्पीड ऑफ लाइट के एक्सप्रेशन में भी आ गया। और म्यू 0 की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी है यार? पहले तो इनके नाम से फैमिलियर हो जाओ। एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू होती है बच्चों 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर मैं तुमसे कहूं यूनिट निकालो तो तरीका यह है, यहां इस एक्सप्रेशन में तुम देख रहे हो स्मॉल के की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 4 पाई यूनिट लेस डायमेंशन लेस है, यूनिट नहीं होती 4 पाई की। तो के और एप्सिलॉन 0 एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो रहे हैं। ये नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, के ऊपर आ रहा है।
तो यूनिट उल्टा हो जाएगी, जस्ट कूलम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी इसकी यूनिट बनेगी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये यूनिट बनेगी। इज कॉल्ड, ये किसके लिए है, फॉर वैक्यूम और एयर। मीडियम चेंज होगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, फॉर एयर और वैक्यूम इज कॉल्ड, इसको हम जानते हैं परमिटिविटी के नाम से, परमिटिविटी, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी, क्योंकि सबस्क्रिप्ट जीरो लगा। एंड म्यू जीरो वो क्या है, म्यू जीरो की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से आएगी इस फॉर्मूले से, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 10 की पावर -7, तो म्यू जीरो होगा 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। अब क्योंकि म्यू जीरो तो न्यूमरेटर में 4 पाई यूनिटलेस है, तो यूनिट जो बनेगी वो सेम रहेगी, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर इज कॉल्ड, इसका नाम है परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ये दोनों ही मीडियम की प्रॉपर्टीज हैं जो ये तय करती हैं रेस्पेक्टिवली कि उस मीडियम में से होकर कितना इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर पाएगा। म्यू जीरो तय करेगा कि उस मीडियम में से होकर कितना मैग्नेटिक फील्ड गुजर पाएगा। अगर एप्सिलॉन जीरो ज्यादा है, मतलब एप्सिलॉन ज्यादा है, परमिटिविटी अगर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम गुजर पाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, क्वांटिटी कम हो जाएगी। म्यू जीरो अगर ज्यादा है, अगर परमेबिलिटी ज्यादा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा गुजर पाएगा, क्योंकि ये क्वांटिटी न्यूमरेटर में आ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मीडियम की प्रॉपर्टीज हैं परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी, जो ये तय करते हैं कि उस मीडियम में से होकर कितना इंटरेक्शन हो पाएगा। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं तुम्हें समझाऊं, दो कुत्तों को लड़ाई करनी है। तुमने देखा होगा एक मोहल्ले में एक कुत्ता अपनी टेरिटरी मार्क कर देता है, उसके लिए वो एक टांग ऊपर करके सब जगह टेरिटरी मार्क करता है अपनी, कि ये उसका इलाका है। उस टेरिटरी में अगर कोई दूसरा कुत्ता आ जाए तो दोनों में लड़ाई होती है। लड़ाई अगर खुली सड़क पे हो रही है जहां कोई ट्रैफिक नहीं है तो बहुत भयंकर होगी, एक दूसरे को काट खाएंगे। लड़ाई ऐसी जगह हो रही है जहां कारें भी खड़ी हैं और ट्रैफिक भी चल रहा है, तो एक दूसरे को काट खाने के लिए उनको बचना भी पड़ेगा ट्रैफिक से। बचते बचाते लड़ाई करेंगे, लड़ाई उतनी भयंकर नहीं होगी, प्लस कारें खड़ी है तो उनके नीचे भी घुस के बच सकते हैं वो। तो उनके बीच जो इंटरेक्शन है वो कितना, किस लेवल का होगा, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, मीडियम पर। अगर यही कुत्ते पानी में हैं, या उनमें से एक कुत्ता गेट के पीछे किसी बाउंड्री में बंद है, मकान में है, पालतू कुत्ता है, दूसरा कुत्ता बाहर से लड़ रहा है, तो खाली भौंक सकते हैं एक दूसरे पर। तो इंटरेक्शन का लेवल क्या होगा, ये मीडियम तय कर रहा है। वैसे ही इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन का लेवल, कितना फोर्स दो चार्जेस के बीच लगेगा, वो कौन सी प्रॉपर्टी तय करेगी, परमिटिविटी। दो मैग्नेट्स के बीच कितना मैग्नेटिक इंटरेक्शन होगा, कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो कौन तय करेगा, परमेबिलिटी। तो ये है मीडियम की प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी। जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो। ये कुछ नया कंटेंट